सोचिए, एक शासक, एक उपमहाद्वीप और 17 हमले। ये कहानी है महमूद गजनवी की, जिसके हमलों ने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसने ऐसा किया क्यों? 17 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आखिर एक ही शासक ने बार बार भारत पर हमला क्यों किया होगा? क्या ये सिर्फ लूटपाट थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति काम कर रही थी? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि महमूद आखिर था कौन और उसकी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आई कहां से थीं? उसके हमलों को समझना है तो पहले उसके उदय को समझना होगा। कहानी शुरू होती है 10वीं सदी में आज के अफगानिस्तान के एक शहर गजनी से। देखिए सत्ता कैसे बदली। 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने इस साम्राज्य की नींव रखी। कुछ ही दशकों बाद सत्ता उसके दामाद सुबुक्तगीन के हाथों में आई और फिर 998 में सिर्फ 27 साल का एक नौजवान और बेहद महत्वाकांक्षी शासक गद्दी पर बैठता है, महमूद। अब मंच पूरी तरह उसके लिए तैयार था। अब देखिए, महमूद सिर्फ तलवार के दम पर ही आगे नहीं बढ़ा, वो बड़ा चतुर था। उसने बगदाद के खलीफा से यमीन उद दौला और अमीन उल मिल्ला जैसी उपाधियां हासिल की। इन उपाधियों का मतलब था कि वो अब कोई मामूली शासक नहीं था, बल्कि पूरे इस्लामी जगत में उसकी एक पहचान थी, एक वैधता थी। और इसी नई राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के साथ महमूद ने अपना रुख किया भारत की तरफ। और यहीं से शुरू होता है उसके 17 हमलों का वो लंबा सिलसिला। तो सवाल उठता है, इन हमलों का असली मकसद क्या था? देखिए, ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि उसका पहला और सबसे बड़ा मकसद था भारत की बेहिसाब दौलत। लेकिन उसने इसे सिर्फ एक लूट की तरह नहीं दिखाया। उसने मूर्ति भंजन यानी मूर्तियों को तोड़ने को अपना जरिया बनाया। इससे उसके राजनीतिक मकसद पर एक धार्मिक चादर चढ़ गई। और इसकी शुरुआत हुई बड़े सोचे समझे तरीके से। साल 1001 में उसने पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को हराया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने उत्तर भारत के मैदानों के दरवाजे उसके लिए मानो खोल दिए। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1008 में नगरकोट पर हमला हुआ। ये भी एक अहम पड़ाव था। इस हमले को मूर्ति पूजा के खिलाफ एक बड़ी जीत बताकर प्रचारित किया गया। इससे हुआ ये कि इस्लामी दुनिया में उसकी धर्म के रक्षक वाली छवि और भी पक्की हो गई। महमूद के सारे हमलों में से एक हमला ऐसा है जो इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, सोमनाथ मंदिर पर हमला। ये उसके पूरे अभियान का, कह सकते हैं, क्लाइमैक्स था। साल था 1025। जरा सोचिए, महमूद अपनी सेना के साथ थार का रेगिस्तान पार करता है। हजारों किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करके गुजरात के तट पर पहुंचता है। और निशाना सिर्फ एक, सोमनाथ का वो भव्य मंदिर। और यहां से जो दौलत उसे मिली वो सोच से भी परे थी। करीब 20 लाख दिनार। आज के हिसाब से तो ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम कि वो उसके पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल सकती थी। और इस एक हमले ने दुनिया को उसके हमलों का पैमाना दिखा दिया। सोमनाथ से जब वो लौट रहा था तो रास्ते में जाटों ने उसकी सेना को काफी परेशान किया। तो बस इसी का बदला लेने के लिए उसने 1027 में भारत पर अपना आखिरी हमला किया, जो खास तौर पर जाटों के खिलाफ ही था। लेकिन क्या महमूद की कहानी सिर्फ लूट और हमलों की है? क्या वो सिर्फ एक लुटेरा था? जब इतिहास को थोड़ा और करीब से देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ये बात शायद बहुतों को हैरान कर दे। महमूद इतिहास का पहला शासक था जिसने ऑफिशियली सुल्तान की उपाधि ली। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक नए किस्म के शासन का ऐलान था। मतलब एक ऐसा शासक जो खलीफा के अधीन तो है, लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरी तरह आज़ाद है। और ये उपाधि इतनी पावरफुल साबित हुई कि आगे चलकर सदियों तक इस्लामी दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड बन गई। और कहानी यहीं और उलझ जाती है। जिस शासक को हमें कट्टर मूर्ति भंजक के तौर पर जानते हैं, उसी की फौज में शिवेंद्राया और तिलक जैसे हिंदू सेनापति बहुत ऊंचे ओहदों पर थे। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उसके इरादे शायद उतने सीधे नहीं थे जितना हम समझते हैं। महमूद सिर्फ एक लड़ाका ही नहीं था, बल्कि उसे कला और विज्ञान की भी परख थी। उसने अपनी राजधानी गजनी को उस दौर का एक बड़ा कल्चरल हब बना दिया था। उसके दरबार में कौन नहीं था? अल-बरूनी जैसे महान वैज्ञानिक, फिरदौसी जैसे कवि और उद्बे जैसे इतिहासकार। उस जमाने के बेस्ट माइंड्स को उसने अपने पास इकट्ठा किया था।
1030 में महमूद की मौत हो गई। वो अपने पीछे मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गया। लेकिन उसकी जो विरासत थी वो उसके साम्राज्य से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा विवादित थी। तो आखिर में महमूद गजनवी को कैसे देखा जाए? एक बेरहम लुटेरा, एक नया रास्ता दिखाने वाला सुल्तान, या फिर कला को संरक्षण देने वाला शासक? शायद सच इन सबके बीच में कहीं छिपा है, क्योंकि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।